Hare Krishna. So in the last class, till last class, we have covered about up to free fall, 3 questions of motion and free fall, and little bit trigonometry also. I have already uploaded a video. You can go through it once because this video I am making on vectors. So before going through this video, you must have thorough knowledge of trigonometry, whatever has been posted in the previous videos. Otherwise, आपके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो समझना बहुत मुश्किल होगा. ठीक है, सो पहले ट्रिगोनोमेट्री वाला वीडियो देख लें अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर है ना. सो विल स्टार्ट टुडे. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर्स. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वेक्टर्स. जब हम छोटे हुआ करते थे हमको बताया जाता था वेक्टर इज बेसिकली अ क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. है ना, क्या क्या रहेगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहेगा इसके पास में. एंड लॉट ऑफ एग्जांपल्स वी आल्सो नो अबाउट वेक्टर्स. सम एग्जांपल्स कैन यू टेल. क्या क्या होता था हमारा डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ये सारे कैसे क्वांटिटीज थे, वेक्टर क्वांटिटीज. इसलिए आप समटाइम्स विल फाइंड दैट इन बुक्स व्हेनेवर दीस क्वांटिटीज आर रिटन ऑन टॉप ऑफ ऑल दीस क्वांटिटीज वन एरो मार्क इज मेड लाइक दिस. This particular arrow goes to show what, like these quantities are basically vector quantities. So in terms of variables, when we represent vector quantities, we put an arrow sign over it. ठीक है. Now how do we figuratively represent a vector? एक वेक्टर अगर मेरे को बोर्ड पे बना के दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए. Say for example, I tell that there is a block which is moving east, which is moving towards east with a velocity of say for example 10 meter per second. So how do I vectorially, diagrammatically represent its motion? मैं क्या करूंगा, सिंपल सा एक ऐसे करके एरो बना दूंगा और इसके ऊपर मैं लिख दूंगा say for example 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी क्या हो गया बेसिकली इसका 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा करके लिख सकते हैं. ये बेसिकली लंबा पड़ गया, इसको शॉर्ट में कैसे करना हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर ऐसे करके डायग्रामेटिकली बनाते हैं 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी. अब ये 100% यू शुड बी वेरी वेल क्लियर दैट व्हाट डज अ वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट्स. एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन रिप्रेजेंट वेलोसिटी आल्सो, एक्सेलरेशन आल्सो, व्हाटएवर. सो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम ओनली, ये जो बॉडी है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन. तो हम लोग ऐसे करके बना देते हैं. So basically वो जो arrow है it represents a vector, and what is that vector? It can be any physical quantity, velocity, acceleration, momentum, force, whatever. So basically diagrammatically how we represent a vector, by drawing an arrow in the direction जहाँ पे वो apply हो रहा है. velocity है तो उस तरफ, अगर velocity उधर है तो हम arrow उधर बना देंगे which will signify that body is moving in that direction. अगर force ऐसे करके लगा रहे हैं so I draw a arrow which goes to show that force ऐसे करके लग रहा है उस पर. I hope this much is clear, है ना. एक्सेलरेशन सपोज इधर हो रहा होता तो एक्सेलरेशन फैक्टर ऐसे करके बना देते हैं. ठीक है. अब अगर मैं बोलता हूँ सपोज फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एक बॉडी है. ठीक है. सेम बॉडी इज नाउ सपोज गोइंग इन सेम डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? एरो का जो लेंथ होगा दैट बेसिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. दिस पर्टिकुलर लेंथ, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट्स? Magnitude of the vector. Say for example this is 10 meter per second, so the magnitude of this particular line segment or ray you can say should be double of this. ऐसे करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी को. पर ऐसे रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम क्या है, 100 मीटर पर सेकंड कैसे बनाएंगे, या 150 मीटर बॉडी खत्म हो जाएगा अपना. Therefore there are other ways of representing vector as well, but this is one of very basic ways of representing. Therefore हमको पता होना चाहिए एटलीस्ट. So अब इस वेक्टर में दो चीज और इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले देखो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर. पीछे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, टेल ऑफ द वेक्टर. और ये एरो वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द वेक्टर. एंड दिस रिप्रेजेंट्स बेसिकली द मैग्नीट्यूड. ठीक है. सो टेल ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर, एंड दिस रिप्रेजेंट्स बेसिकली द मैग्नीट्यूड. व्हाटएवर वेक्टर, व्हाटएवर थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेस क्लास, ये आपको 11th और 12th दोनों में आएगा बहुत बार. This particular thing vector is going to come in each and every chapter, and therefore I tell you please be very attentive, and whenever I am giving some questions try your level best to solve, क्योंकि vectors is a very easy topic, but at the same time it is a very important topic. If you have understood vectors thoroughly, life will become very easy for you in physics. Otherwise it's very tough. So try to understand and we'll go very slowly, no problem. So I hope इतना basic introduction clear है आपको vectors का. Now we'll discuss some basic vectors.
We'll be discussing about some basic vectors like for example unit vectors, position vector, displacement vector. ऐसा कई तरह का vectors होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस क्लास में, है ना. So we'll start with unit vectors. So what is basically a unit vector? नाम ही बता है, आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा. Unit vector. What do you mean by that? What do you mean by unit vector? A vector which has a magnitude of 1 unit, that is called unit vector. A vector has two things, magnitude and direction. So the vector which has a magnitude of 1, a vector with a magnitude of 1, that will be called as unit vectors. I hope it's clear. So say for example, this is my Cartesian plane and I am drawing a vector this, I am drawing another vector this. Say for example, इस vector का magnitude है 1 unit. So can I say this is a unit vector? Yes. अगर मैं ऐसा एक वेक्टर बनाया, इसका भी मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट. से फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकंड, या एक्सेलरेशन है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फोर्स है तो 1 न्यूटन, व्हाटएवर इट इज. बट इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, इट विल बी कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर. नाउ इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल, और हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स कैन एग्जिस्ट इन रियलिटी? थिंक एंड आंसर. पॉज योर स्क्रीन, थिंक एंड आंसर. हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स कैन एग्जिस्ट इन रियलिटी? कितने यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल है? कितने ऐसे वेक्टर्स पॉसिबल हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो? आंसर इज इनफाइनाइट. अरे इनफाइनाइट डायरेक्शंस है ना, वेक्टर का दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया हमने, कितना? 1. पर डायरेक्शन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, कोई ऐसे हो सकता है, कोई ऐसे हो सकता है. Like that there are infinite number of unit vectors which are possible. But what is the restriction? The magnitude should be 1. अच्छा, अब सर इसका यूज क्यों आया? What is the use of unit vector? उसका मैग्नीट्यूड अगर हमने फिक्स करके रखा है 1 यूनिट, अगर हमने यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स करके रखा है 1 यूनिट, then what is the use of a unit vector? There has to be some use, right? See, it has a very very great use. Say for example, I tell you, I am giving you speed. मैंने कहा एक बॉडी का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड. कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड. If I multiply this with a unit vector, if I multiply this with a unit vector, this basically means, if for example I am writing 20 meter per second multiplied by a unit vector along plus x. मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई विद अ यूनिट वेक्टर 20 मीटर पर सेकंड. स्पीड दिया हुआ था, ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं दी है, स्पीड दी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है. एंड आई एम सेइंग मल्टीप्लाई इट विद अ यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन कहाँ है? along plus x. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है. सो 1 into 20 क्या आएगा? वो तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ इसका स्पीड का, पर साथ में एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया? डायरेक्शन. नाउ आई कैन से द बॉडी इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड अलोंग प्लस x. नाउ व्हाट इज दिस? नाउ आई कैन से दैट दिस इज बेसिकली वेलोसिटी. नाउ आई कैन से दिस इज बेसिकली वेलोसिटी. सो यूनिट वेक्टर हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. व्हाट इज दैट रोल? Whenever it is multiplied with something, it does not changes its magnitude. Whenever it is multiplied with a number, it does not changes its magnitude, but gives it a sense of direction. And therefore, unit vectors are very very significant in determining the direction of a vector. अब कोई भी वेक्टर उठा लो, अगर उसका यूनिट वेक्टर मेरे को पता है, तो बेसिकली क्या पता है मेरे को? उसका डायरेक्शन पता है. हम उस पर विल डिस्कस. बेसिकली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर? Whenever multiplied, it does not changes the overall magnitude, but it adds a sense of direction to any scalar quantity, and therefore we can get a vector. Means मेरे को डायरेक्शन ही मिल जाएगा, डायरेक्शन ही मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, डायरेक्शन दोनों मिल जाएगा with the help of unit vector. Therefore it is very very important. अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने कहा there are infinite number of unit vectors, but still in our physics there are 3 prominent unit vectors. How many? 3 prominent unit vectors in each of the 3 axes, x, y और z. हर एक एक्सेस के अलॉन्ग हमारा क्या है? एक एक यूनिट वेक्टर मोस्ट प्रोमिनेंट है. इसको मान लो आप x, इसको मान लो y. ठीक है. जो x एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं i कैप. ठीक है ना. जो x के अलॉन्ग होगा उसको क्या बोलेंगे? i कैप. और जो माइनस x के अलॉन्ग होता है उसको हम कहते हैं माइनस i कैप. बेसिकली यूनिट वेक्टर नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस बोल देंगे. ठीक है. एक्चुअली अगर मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूँ, यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना. बस यहाँ पे आओ. सपोज एक वेक्टर मैंने बनाया ऐसे करके a, ऐसे करके एक वेक्टर क्या बना दिया? a. अब अगर मेरे को माइनस a ड्रॉ करना है, माइनस a. अब ध्यान से देखो, अगर मैंने a बनाया और मैं बोल रहा
डिफरेंस किस चीज का है, मैग्नीट्यूड का या डायरेक्शन का? किस चीज का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन का? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। और चूंकि माइनस बोला है तो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा, बिल्कुल इस तरफ। ये वाला वेक्टर अगर मैं बोल रहा हूँ x, तो x को क्या बोलूंगा, माइनस ऑफ a, x को क्या बोलूंगा, माइनस ऑफ a। किस चीज का डिफरेंस आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का, मैग्नीट्यूड का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए मैंने जब इसको कहा आई कैप, और आई कैप इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। देखो उसके ऊपर ये नहीं मारते हम लोग, वेक्टर के ऊपर ये लगाते हैं, पर जब यूनिट वेक्टर का बात करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं, कैप। इसको क्या बोलते हैं, आई कैप। इट इज प्रोनाउंस लाइक दैट, टोपी टोपी, आई कैप। एंड बट दिस इज ऑल्सो वेक्टर, डोंट थिंक कि यही एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये के ऊपर एक ऐसे कैप लगा देंगे, दैट इज ऑल्सो वेक्टर। बट व्हाट इज द डिफरेंस, this is a normal vector whereas this is a special vector which we call as unit vector. This is the speciality. So now माइनस आई कैप, अगर आप समझ रहे हैं कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड 1 है, आई कैप इधर है तो माइनस आई कैप इधर होगा, ठीक है। अब जे कैप कहां पे होता है, प्लस वाई के अलोंग, जे कैप प्लस वाई के अलोंग, और माइनस वाई के अलोंग क्या होगा फिर, माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने एक्स और वाई बनाया, एक्स एक्सिस बना दिया और वाई एक्सिस बना दिया, क्या आप मेरे को देख के बताओ जेड एक्सिस कहां होगा, ऐसे करके होगा बाहर की तरफ, मतलब आपकी तरफ, या फिर अंदर की तरफ होगा जेड? आप देख के थोड़ा सोचो और मेरे को बताओ तो किस डायरेक्शन में हम जेड को बनाएंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? अगर आप ध्यान से सोचो, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे डिटरमाइन करते हैं। वो हमेशा बाहर की तरफ नहीं आता, कभी कभी अंदर की तरफ भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है एक्स और वाई पे। इस पर डिपेंड करता है एक्स और वाई की ओरिएंटेशन पे। सो मैं आपको एक छोटा चीज बता रहा हूं, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख लो। इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अगर आपने ये चीज अभी समझ लिया, आगे जाके हम जब पढ़ेंगे वेक्टर्स और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे वेक्टर्स में, तो हमको बहुत आसानी होगा। सो देयरफॉर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग राइट नाउ, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस व्हेन वी विल गो इन फ्यूचर। देयरफॉर इसको अभी इंट्रोड्यूस करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, देखो जब भी मेरे को z एक्सिस का डायरेक्शन चाहिए, ध्यान से सुनना, अगर मेरे को z एक्सिस का डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अपना राइट हैंड उठाना, लेफ्ट हैंड मत उठा लेना, अगर आपका आंसर उल्टा आ जाएगा। राइट हैंड उठाना और क्या करना, प्लस z का डायरेक्शन चाहिए। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, आपको है क्या क्वेश्चन, क्या है, मेरे को प्लस z का डायरेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्लस x से प्लस y के अलोंग आई कर्व माई फिंगर्स, ऐसे करके इस अंगूठे को बाहर निकाल के रखना, अंगूठे को बाहर निकाल के रखना, एंड कर्व योर फिंगर्स फ्रॉम x टू y लाइक दिस, फ्रॉम x टू y। आप देखो और किसी डायरेक्शन में कर ही नहीं सकते आप, x टू y ऐसे करके, आप ये नहीं, आप ऐसा मत बोलो सर ऐसा करके मोड़ेंगे x टू y, ऐसा नहीं, छोटा वाला साइड में मोड़ना, x टू y जो छोटा एंगल है उस डायरेक्शन में मोड़ने का, x टू y ऐसा करके, कर्व योर फिंगर्स फ्रॉम प्लस x टू प्लस y, सो द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ प्लस z। अगर आप प्लस x और प्लस y के, प्लस x से प्लस y मोड़ेंगे तो जो डायरेक्शन आएगा थंब का, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ प्लस z। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और कुछ आपको देता हूं, आप मेरे को बताओ क्या डायरेक्शन होगा। सपोज मैंने ऐसा करके बना दिया, ये y और ये x, ये y और ये x, मेरे को बताओ डायरेक्शन किधर होगा, प्लस z का, प्लस z का डायरेक्शन। ध्यान से देखो क्या करेंगे, अब ट्राई कर लो और फिर देखना, प्लस x से प्लस y मतलब ऐसे करके, प्लस x से प्लस y मतलब ऐसे करके, ये बाहर की तरफ आ रहा है। अच्छा हमारा फिजिक्स में दो टर्म्स है, मैं बता दे रहा हूं आपको अभी, हम ये बोर्ड पे जितने डायरेक्शन होते हैं उसको तो हम ड्रॉ करके बना सकते हैं, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, या ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके हम डायग्राम्स करके बना सकते हैं, है ना, डायरेक्शंस दिखा सकते हैं इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। बट अगर मेरे को कोई एक डायग्राम बनाना है या कोई एक डायरेक्शन दिखाना है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो कैसे दिखाएंगे, आउट ऑफ द, ये बोर्ड का प्लेन है, ये बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड, ये इसका जो प्लेन, इसके बाहर अगर कोई डायरेक्शन दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं हम लोग, देखो ऐसे करके एक डॉट और उसके ऊपर एक सर्कल, और इसको कहते हैं आउट ऑफ प्लेन। क्या कहते हैं, आउट ऑफ प्लेन। और एक क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस स्मॉल x एंड दिस वी कॉल एज इनटू द प्लेन। दीज आर टू मोर डायरेक्शंस अपार्ट फ्रॉम ये प्लस x प्लस y, ऐसा करके जो भी है, देयर आर टू मोर डायरेक्शंस व्हिच विल बी यूजिंग इन फिजिक्स। व्हाट इज दिस कॉल्ड, डॉट मींस आउट ऑफ द प्लेन, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, एंड दिस क्रॉस मींस गोइंग इनटू द प्लेन। सो मेरा ये x है और ये y है, x क्रॉस y बाहर की तरफ आ रहा है, तो प्लस z को ऐसे करके लिखेंगे, उसका डायरेक्शन ये है, डॉट y बिकॉज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। इस केस में अगर x क्रॉस, आप x से y की तरफ जाओगे, आपको क्या निकालना है, प्लस z, तो हम क्या करेंगे, x से y की तरफ जाएंगे, जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं
मेरा जो अंगूठा है, अंगूठा बाहर की तरफ दिखा रहा है, ये वाला बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा प्लस जेड का, ऐसा करके बनाएंगे और इसको बोलेंगे प्लस जेड एक्सिस, बाहर की तरफ, ठीक है। इसका अब इसका बताओ मेरे को, मान लो मैंने एक्स ऐसे करके बनाया और वाई ऐसे करके बना दिया, अब बताओ डायरेक्शन क्या होगा, एक्स ऐसे करके बना दिया, वाई ऐसे करके बना दिया, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एक्स से वाई जाना है तो ऐसे जाएंगे, एक्स से वाई, तो किधर दिखा रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द थंब, इनसाइड द बोर्ड, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, प्लस जेड का डायरेक्शन ऐसे करके, जेड एक्सिस मींस दिस बेसिकली सिग्निफाइज इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, है ना। ऐसे करके हम जेड का डायरेक्शन बता सकते हैं। आप चाहे तो एक और कर लो, कुछ भी कर सकता हूं मैं, एक्स एंड यू टेक दिस एज वाई, इसको ले लो एक्स और इसको ले लो वाई, बताओ किधर होगा, प्लस जेड का डायरेक्शन किधर होगा। एक्सिस का ओरिएंटेशन कुछ भी रख सकते हैं, बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए बस, तो उसके से फटाक से बताओ मेरे को जेड का डायरेक्शन क्या होगा, क्या करेंगे, एक्स से वाई की तरफ जाएंगे, एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो देखो इनटू द प्लेन आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, प्लस जेड का डायरेक्शन कहां है, इनटू द प्लेन। तो ऐसे करके हम क्या बताते हैं, बेसिकली डिटरमाइन कर सकते हैं अपना जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो वो मैं क्यों बताया आपको, मेरे को यूनिट वेक्टर पढ़ाना है, वापस आ जाओ। सो एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं प्लस आई कैप, वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है बोलते हैं प्लस जे कैप, और इस केस में चूंकि एक्स और वाई मैंने ऐसे बनाया है तो प्लस जेड कहां आएगा, एक्स से वाई की तरफ जाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ मैंने बनाया क्या चीज, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग जो होता है यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं के कैप, ठीक है। ओके, सो आई कैप, जे कैप, के कैप, दीज आर द थ्री यूनिट वेक्टर्स अलोंग इंडिविजुअल एक्सिस, प्लस एक्स के अलोंग, प्लस वाई के अलोंग, प्लस जेड के अलोंग। फटाक से एक बार रिवीजन करेंगे क्या क्या हम लोग पढ़ा है। बेसिकली हमने रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, साइज जो होता है वो क्या बताता है मेरे को, तो कितना मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का, जो पीछे वाला पोर्शन होता है जो क्या कहते हैं हम लोग टेल, और जो क्या कहते हैं हेड, ठीक है। जब रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल लिखते टाइम कोई वेरिएबल के टाइप में, तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक एरो। अभी तक एक ही वेक्टर के बारे में पढ़ा, यूनिट वेक्टर, उसका स्पेशलिटी क्या है, मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है, और उसका रोल क्या है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। देयर आर 3 प्राइमरी यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब देखें ध्यान से, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स in a much better way in comparison to drawing diagrams. This is a more reliable way to represent vectors. Say for example, यहाँ मैंने क्या कहा था आपको, body moving with 20 मीटर पर सेकेंड towards plus x. अगर मैंने कहा ये बॉडी है जो चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से towards plus x डायरेक्शन, in plus x, तो क्या बोलेंगे, ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, लिखना वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे 20, मैग्नीट्यूड लिख दिया, डायरेक्शन क्या लिखेंगे, आई कैप। क्यों, क्योंकि प्लस एक्स के अलोंग चल रहा है। अगर मैंने यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, पर क्या आ जाएगा, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन। और प्लस आई कैप का मतलब ऑलरेडी वो इट्स फिक्स्ड, क्या फिक्स्ड है कि अलोंग प्लस एक्स एक्सिस ही है वो आई कैप, इसलिए हम बोलेंगे 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट। से फॉर एग्जांपल सेकेंड, मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब सपोज माइनस वाई के डायरेक्शन में जा रहा है। कहां जा रहा है, माइनस वाई के डायरेक्शन में। तो इसका वेलोसिटी कैसे लिखेंगे बोलो तुम लोग, मैग्नीट्यूड में बोल दे रहा हूं, मान लो वही 20 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है, क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, सबसे पहले मैग्नीट्यूड है 20 और जा रहा है माइनस जे कैप के अमाउंट, नेगेटिव वाई, तो क्या लिख देंगे, माइनस 20 जे कैप मीटर पर सेकंड। आई होप रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। और एग्जांपल लेता हूं, क्लैरिटी आएगा, देखो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने ऐसा करके कहा, ये बॉडी है जो प्लस जे के अलोंग जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिख देंगे बोलो, ये v1 क्या लिखेंगे, प्लस जे प्लस वाई के अलोंग जा रहा है, तो क्या लिख देंगे 10 जे कैप, ठीक है। यही अगर इस तरफ भी जा रहा होता से 40 मीटर पर सेकंड से, तो क्या लिख देते हम लोग, क्या लिख देते बोलो, 40 आई कैप, ठीक है। कोई के कैप के अलोंग जा रहा है तो उतना इंटू के कैप लिख देंगे। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर अलोंग आई कैप, जे कैप एंड के कैप, बस मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप, मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्लस एक्स के अलोंग जा रहा है। अगर समथिंग सपोज लिखा 20 जे कैप, व्हाट डज दैट मीन, दैट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट्स एंड इट इज गोइंग अलोंग प्लस वाई एक्सिस। समथिंग लिखा, समथिंग सपोज फॉर एग्जांपल लिखा अ वेक्टर ए, आई राइट इट एज माइनस 30 के कैप, माइनस 30 के कैप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज 30 एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, इट इज अलोंग माइनस जेड एक्सिस, माइनस के कैप लिखा ना, so direction is along minus z axis. I hope this much is clear to you all.
एक बार देख लेना ढंग से, क्योंकि इस पे हम कुछ और बातें कर ही लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। We'll discuss some more things on this and then we'll move ahead. Okay. So I hope this particular thing was clear, that how I cap, J cap, K cap is very important for us because it gives us a sense of direction. Now you see, there are some, say for example, there is a person who goes 10 meter in this direction. 10 मीटर कहाँ गया? प्लस एक्स के अलाउंग, और ये है मेरा y. सो 10 मीटर गया वो प्लस एक्स के अलाउंग, ठीक है। 10 मीटर वो प्लस एक्स के अलाउंग जाने के बाद he takes a left turn, ऐसा करके जा रहा था, he takes a left turn and he walks say 5 meter in this particular direction. 5 meter in this particular direction. So can you tell me, if I write displacement vector, what am I writing? Displacement vector. How you have to write? It has walked 10 units along plus x. So I will write what? 10 I cap. 10 I cap. And ऊपर कितना गया? 5. तो मैं लिख दूंगा 5 J cap, क्योंकि प्लस 5 के अलॉन्ग J गया. प्लस 5 के अलॉन्ग कितना गया? J. ठीक है, ये मैंने खुद से लिखा, आप एक बार ट्राई करो. मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ. सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता 13 मीटर यहाँ पे गया, ये इसको ले लो 12 मीटर यहाँ पे गया और 5 मीटर ऊपर गया. तो अब क्या लिखते? डिस्प्लेसमेंट कैसे करके लिखते? कितना प्लस एक्स के अलॉन्ग गया उतना आई कैप. कितना गया? 12. तो 12 आई कैप प्लस ऊपर कितना चला गया? 5. तो लिख देंगे 5 J कैप. ठीक है, ये लिखना मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा अभी, जस्ट व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. बट ये समझाना मेरा पर्पस नहीं था कि कैसे लिखते हैं. मेरा समझाना पर्पस था कि ऐसा करके वेक्टर्स पॉसिबल है जहां पे आप ये कॉम्बिनेशंस देखेंगे. अभी तक हमने क्या किया था? सिर्फ आई कैप, सिर्फ J कैप, सिर्फ K कैप उस टाइम में लिख रहे थे. But now I want to tell you that there can be combinations where I cap, J cap, K cap, everything will come, and not necessarily plus. This can be minus also. Minus also. Say for example, तो ये बेसिकली लिखने का जो विजुअलाइजेशन है उसको देने के लिए मैंने ये बताया था आपको. ये क्यों लिखा, क्या लिखा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बताने के लिए मैंने ऊपर वाला डायग्राम बताया था. पर वो क्यों और कैसे होता है उसका डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे भी. पर ये आप ऐसा नहीं समझे सर कहां से सडनली आ गया, इसलिए मैंने वो डायग्राम बना के समझाया. खैर, तो ये जब मैं बता रहा हूं, अब ध्यान से देखो, जब भी ऐसा करके कोई वेक्टर रहता है s इक्वल्स टू 10 i कैप माइनस 5 j कैप. इसका बेसिकली मतलब क्या है आप मेरे को बताओ. 10 i कैप माइनस 5 j कैप डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या मतलब है? वो सबसे पहले कहां पे गया होगा? i कैप का मतलब प्लस x के अलावा कितना गया होगा बताओ? 10 यूनिट्स. 10 यूनिट्स गया इधर, और उसके बाद क्या किया वो? माइनस 5. मतलब यहां से कहां गया? माइनस 5 j कैप. माइनस 5 j कैप मतलब कहां गया? नीचे की तरफ. कितना? 5 यूनिट्स. है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कॉमन सेंस से पूछूं, कैन यू टेल व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? फिगर देके, यहां पे मत देखो, फिगर देके बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. आपने पढ़ा है सर डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल देंगे हम? फटाक से रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा करके निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट. सो यहां पे देखो ध्यान से, दिस इज बेसिकली व्हाट, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. हाउ आई हैव रिटन इट? 10 i कैप माइनस 5 j कैप. ओके, नाउ मेरा इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? इतना ही तो आना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ मैग्नीट्यूड भी किसी वेक्टर का हम कैसे लिखते हैं? एक बड़ा सा अंडर रूट लगाते हैं. अगर i कैप j कैप के टर्म्स में दिया है तो the vector is given in terms of I cap and J cap, how do I determine the magnitude of that vector? So very easy, listen. I cap वाला टर्म का स्क्वायर प्लस J cap वाला टर्म का स्क्वायर. ये माइनस का टेंशन लेना ही नहीं आपको, हमेशा प्लस हो जाता है. अगर मैं यहाँ माइनस लिखता भी हूँ, माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा? जो प्लस 5 का स्क्वायर है. तो यहाँ माइनस रहे चाहे प्लस रहे टेंशन नहीं है मेरे को. यहाँ माइनस रहे चाहे प्लस रहे टेंशन नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम आता है. फिर भी मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन होगा बाद में आपको. तो ये जो भी आएगा. इसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा? ये मान लो S1 और ये मान लो S2. बताओ फटाक से मैग्नीट्यूड ऑफ S2 कितना आएगा? अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड बोलो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना आता है? 13 मीटर. ऐसा करके हम मैग्नीट्यूड बता सकते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का. मैं और एग्जांपल्स देता हूँ. से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक वेक्टर A ऐसे करके 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप. मेरे को फटाक से उसका मैग्नीट्यूड लेके बताओ कितना होगा? B लिखा 2i कैप माइनस 3j कैप. आई एम जस्ट रैंडमली राइटिंग सम वेक्टर्स. यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड. 10i कैप प्लस 10j कैप. इसका फटाक से बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा? कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ A कितना आएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 12.
ठीक है ना। इसका कितना आएगा बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दैट इज बेसिकली 3 का स्क्वायर है 9, सो 4 प्लस 9 कितना आएगा, अंडर रूट 13। उसी तरह से सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, दैट इज आई गेस 10 रूट 2। फिनिश्ड, सिंपल सिंपल। कैसे करके अगर मेरे को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दे दिया ना, सपोज 10 i कैप प्लस सपोज a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, i कैप वाला टर्म का स्क्वायर प्लस j कैप वाला टर्म का स्क्वायर प्लस k कैप वाला टर्म का स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। So therefore ये सारा यूनिट वेक्टर से जो बता रहा है मेरे को 10 i कैप का मतलब क्या, इस यूनिट वेक्टर बता रहा है मेरे को कि 10 यूनिट्स प्लस x के अलॉन्ग गया। ये -5 j कैप क्या बता रहा है, -5 यूनिट्स माइनस j के अलॉन्ग गया, मतलब 5 यूनिट्स नेगेटिव y में गया। This is the significance of unit vectors and this is how you find the magnitude of a vector when a vector is given in the term of i cap, j cap and k cap. आप this much is clear? ठीक है। So we had discussed अभी some special vectors we are discussing। So सबसे पहला स्पेशल वेक्टर कौन सा डिस्कस किया हमने, यूनिट वेक्टर। we'll discuss सेकंड वेरी स्पेशल वेक्टर, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नहीं, सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में, इसके बारे में पोजीशन वेक्टर। Just like unit vector देख के you are able to tell that what exactly it is, unit vector, a vector with a magnitude of 1. Similarly, just by looking at the name position vector, can you tell what does this vector will give? What this vector will give us? Position, simple. क्या देगा मेरे को, position देगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा करके एक कार्टेशियन प्लेन है मेरा, फॉर एग्जाम्पल ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पर किसी का घर है, यहाँ पर किसी का घर है। सपोज इस घर का एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट तो पढ़ा होगा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, से फॉर एग्जांपल 10, 15, ये इस घर का कोऑर्डिनेट्स है। क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीस थिंग्स, नाउ यू टेल मी इफ आई वांट टू रीच टू दिस पॉइंट, हाउ विल आई रीच, कितना है, पहले देखो प्लस x के अलॉन्ग कितना है इसका 10, ये बेसिकली कितना है 10, और ये वाला पार्ट कितना है, ध्यान से देखो 15। क्लियर, मेरे को वहां तक पहुंचना है, क्योंकि मेरे को सिर्फ पोजीशन तक पहुंचना है। कहां से, ओरिजिन से। ध्यान से देखना, ओरिजिन से पहुंचना है वहां तक। क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे आएंगे, कितना चलना पड़ेगा मेरे को, 10 यूनिट्स। कितना चलना पड़ेगा, 10 यूनिट्स। तो पोजीशन वेक्टर ऐसे करके लिखेंगे, देखो कितना चलना पड़ा, प्लस x के अलॉन्ग 10 यूनिट्स, बोले तो 10 i कैप, बोले तो 10 i कैप। और यहां से फिर कितना चलना पड़ा ऊपर पहुंचने के लिए, 15, तो प्लस 15 j कैप। So this is the position vector of this particular home. So what does position vector gives? और position vector draw कैसे करते हैं, देखो अब मैं घर मिटा दे रहा हूँ, वो तो आपको समझाने के लिए बनाया था। यहाँ पे मैं छोटा सा पॉइंट बना दे रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट है 10, 15। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, 10 i कैप प्लस 15 j कैप। क्लियर, और ऐसा करके मैं यहाँ से, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है r, दिस पर्टिकुलर थिंग इज माई पोजीशन वेक्टर r, ऐसा करके बनाते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट पर रहे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप करो, जब आप ट्राई करो तो आपको पोजीशन वेक्टर लिखना आ जाएगा, है ना। मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा, सपोज a 4,5, b 6,2, c 5, -5, यहाँ पे दे दिया आपको d -4, -3, और यहाँ पे दे दिया सपोज e -10, -2, जो भी whatever 2, सॉरी। सपोज दीज आर सम 5 पॉइंट्स a b c d e, ठीक है। मेरे को क्या करना है, इन सभी का पोजीशन वेक्टर्स लिखना है, मेरे को क्या करना है, इन सभी का पोजीशन वेक्टर्स लिखना है। अब आप लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं खुद से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोऑर्डिनेट जब दे ही देता है, यू आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद द कोऑर्डिनेट्स, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू टेल। जैसे मैंने देखा x कोऑर्डिनेट 10 है, इसका मतलब मेरे को प्लस x के अलॉन्ग तो 10 चलना ही है, तो 10 i कैप। अगर मैंने y कोऑर्डिनेट देखा 15, तो y के अलॉन्ग 15 चलना ही है, तो प्लस 15 j कैप। अगर ये 15 नीचे होता तो माइनस 15 j कैप लिख देते, है ना। सो ये पॉइंट है a, इसका फटाक से मेरे को बताओ पोजीशन वेक्टर ड्रॉ ऐसे करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऐसा करके, और a पोजीशन वेक्टर ड्रॉ ऐसे किए, पर a का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं। ऐसे करके r ऑफ a, मतलब बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ a क्या लिखेंगे, बोल दो फटाक से बोलो, 4 i कैप प्लस 5 j कैप, सिंपल, ठीक है। b का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, ये सारा पॉइंट्स है,
पॉइंट से मतलब वहां पे कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो मैथ्स है, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिखते हैं, पर फिजिक्स का मतलब हियर माइट बी अ बॉडी and it is moving along somewhere. So if I tell you initially what is the position vector of the body, so you cannot write in terms of coordinates. In physics we write in terms of position vector. इसलिए हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं. So for example B का position vector क्या होगा, फटाक से बोलो. 6i cap plus 2j cap, है ना. C का फटाक से बोलो. C का क्या होगा, 5i cap minus 5j cap, है ना. D का कितना आ जाएगा, position vector of D minus 4i cap minus 3j cap. And what is the position vector of E? E का कितना आएगा, minus 10i cap plus 2j cap. सिंपल. ऐसा करके पोजीशन वेक्टर लेते हैं, सिंपल, कुछ नहीं उसमें, है ना. मान लो ऐसा करके आया है. सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ को बोलता 10 यूनिट्स प्लस x मतलब 10, 15 ऊपर और फिर 25 प्लस z के अलाउंग, मतलब ऐसा 25 प्लस z के अलाउंग. समझ में आ रहा है आपको. प्लस 10 इधर, 15 इधर और प्लस 25 बाहर की तरफ, मतलब प्लस z ऐसे है ना, x से y जा रहे बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ भी कितना आ गया, सपोज 25. तो सपोज उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है 10, 15, 25. फटाक से बोलो पोजीशन वेक्टर क्या होगा. पोजीशन वेक्टर क्या लिख देंगे, 10i कैप प्लस 15j कैप प्लस 25k कैप. खत्म. सिंपल सिंपल. ठीक है. जैसे आपके अच्छा इस पर्टिकुलर जो वेक्टर लिखा मैंने, पोजीशन वेक्टर rp, ध्यान से देखो, ये पोजीशन वेक्टर लिखा rp, इसका अगर मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, कैसे निकालेंगे, कितना होगा ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 100 प्लस 225 प्लस 625, व्हाटएवर ये आएगा, आई थिंक 850, 950, whatever it is, it doesn't matter. But this is how, ये भूलना नहीं, जो पढ़ाते जा रहा हूँ अभी लगेगा आगे, so don't forget these things. So position vector, I think with the help of position vector I can easily find the displacement of a body. Suppose for example ऐसा करके गया, फिर ऐसा करके गया, फिर ऐसा करके गया. आपके वर्कशीट में एक क्वेश्चन भी था that a person walks, I don't remember the exact data, पर एक क्वेश्चन में मैं दिखाता हूँ कैसे सॉल्व हो सकता है easily with the help of this vector. एक क्वेश्चन था आपके शीट में जिसमें बोला था दैट आई डोंट नो, फॉर एग्जांपल राम वॉक्स 10 मीटर्स नॉर्थ. राम कैसे चला, 10 मीटर्स नॉर्थ, देन 20 मीटर्स ईस्ट, 20 मीटर्स ईस्ट, एंड देन फॉर एग्जांपल से 10 मीटर्स ऊपर बोले तो ऐसे मैं मार्क बना दिया, 10 मीटर्स ऊपर चला. क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट. क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अगर मेरे को उसका फाइनल पोजीशन पता है, फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ राम, कैन आई टेल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. I can very easily write the position of Ram in terms of I cap, J cap and K cap. And then displacement is what? The magnitude of that particular thing, no? Ram अगर suppose यहाँ पे आके यहाँ ऐसे पहुँच गया ऊपर में, so यहाँ से origin ये है. Suppose राम यहाँ पे है, ऐसे आया फिर ऊपर आ गया, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा ना, और इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम आराम से बता सकते हैं. तो फटाक से बताओ कितना लिखेंगे, ऐसे करके या तो लिखेंगे 10j cap, मैं लिख रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ राम 10j कैप, उस तरफ गया तो क्या बोलेंगे 20i कैप, और फिर ऊपर की तरफ गया कितना से 10k कैप. सिंपल. तो डिस्प्लेसमेंट पर कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा मॉड ऑफ r, जो होगा सिंपली ये 100 प्लस 400 प्लस ये 100. सिंपल. अंडर रूट ऑफ 600 का मतलब 10 अंडर रूट 6. So like that, this is the application of position vector. There is one more vector. I hope this much is clear. Unit vector, position vector, one more vector is left. That is called displacement vector. One more vector is left का मतलब ये नहीं पढ़ा कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर शुरू हुआ है अभी. ये एक और तरह का वेक्टर से हमें जानना जरूरी है हमारे लिए. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ध्यान से देखें. सिंपल है. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये है इनिशियल पोजीशन, पॉइंट ए, इनिशियल पोजीशन, और ये है बॉडी चला गया यहाँ पे, यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे, है ना. ये क्या है, मैं कहता हूँ फाइनल पोजीशन. तो ये क्या था मेरा इनिशियल पोजीशन, और ये वाला क्या हो गया है मेरा फाइनल पोजीशन. देख रहे हैं आप, ध्यान से देख रहा होगा. ये इनिशियल पोजीशन ऐसा करके गया. सो हम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन.
अरे डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। उसको वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, उसको वेक्टर के टर्म्स में अगर लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, फाइनल पोजीशन का जो वेक्टर है माइनस जो इनिशियल पोजीशन का वेक्टर है, फाइनल पोजीशन का जो वेक्टर है माइनस इनिशियल पोजीशन का जो वेक्टर है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब उसको सुंदर से क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर बात कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो हमने जो पढ़ा है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मेरे को क्या देता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अभी वेक्टर के फॉर्म में अगर हम पढ़ेंगे तो मेरे को डायरेक्शन ही पता चल जाएगा उसका, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे पता चलेगा। अभी फिलहाल देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं, फाइनल पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं ना। देखो अगर मैंने कहा इनिशियल है आपका 2,3 और फाइनल हो गया 4,2, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर, अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए सपोज, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, टेल मी क्विकली, 2i कैप प्लस 3j कैप, राइट। So what is the displacement vector? See, just like x plus x 2x and y plus y 2y, x plus y nothing. Similarly I cap और I cap को ऐड करना है, j cap और j cap को अलग से ऐड करना है, तो 4i cap minus 2i cap कितना हो जाएगा, 2i cap, 4i cap minus 2i cap कितना होता है, 2i cap, टेंशन नहीं, सिंपल अलजेब्रा टाइप का है। और 2j cap minus 3j cap कितना हो जाएगा, माइनस j cap, माइनस 1j cap बेसिकली, 2j cap minus 3j cap माइनस 1j cap, उसको j cap लिखते हैं, 2i cap minus j cap, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर कोई पूछता व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बोलते हैं, अंडर रूट ऑफ दिस, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 5 यूनिट्स, या अंडर रूट 5 मीटर बोलो। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं, फटाक से करो, आपको क्लैरिटी आ गई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद विल स्टार्ट एडिशन ऑफ वेक्टर्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये पूरा पढ़ाई इसलिए है ताकि हम एडिशन ऑफ वेक्टर समझ सके, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ, अब फटाक से बताना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना क्या होगा, ठीक है। मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ आपको, ए को ट्रीट कर लेना हमेशा एज इनिशियल पोजीशन, आप ए को हमेशा ट्रीट करना एज इनिशियल पोजीशन एंड बी को ट्रीट करना फाइनल पोजीशन, एंड देन यू हैव टू टेल मी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक को आप हमेशा क्या ट्रीट करना, इनिशियल पोजीशन, और बी को हमेशा क्या ट्रीट कर लेना, फाइनल पोजीशन। लेट टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बताना है। से फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट बना दिया ये 2,3, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, 2,3, फाइनल मैंने बनाया बी, ये है 2,-4। चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ ये वाले केस में, पहला, दूसरा, करते रहो आप, 4,4, ये है ए और ये बी, ये हमारा दोनों चीज बताना है आपको, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना भी है सही से। फॉर एग्जांपल ये 4,2, 4,-2 एंड ये वाला -10,2, फटाक से इसको ले लो बी, ठीक है। फटाक से एक बार देखो, मैं करता हूँ, आप एक बार कर लो खुद से और फिर नोट की तरफ देखो। सपोज मैंने ये कहा कि ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन था, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, 2i कैप माइनस 4j कैप, और इनिशियल क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, i कैप पूरा ही कट जाएगा, बचेगा क्या, -7j कैप, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 7, सिंपल, ठीक है। यह वाले केस में देखेंगे हम लोग, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब -8i कैप माइनस 8j कैप, हाँ, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 64 प्लस आई थिंक 8√2, अंडर रूट 64, हाँ इंटू 2, हाँ, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। एंड फाइनली यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, -10 -4, -49 कैप 2 + 2 + 4j कैप, है ना। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 प्लस 16, 196
212 अंडर रूट 212 यूनिट्स, ये जो भी आएगा, मैंने रैंडमली डेटा दे दिया है. So I hope you are able to understand that how to write displacement vector, final position vector minus initial position vector. That is basically what? That is basically what? My displacement vector. So हमने basically discussed about three different special vectors. सबसे पहले we discussed about unit vector, then we discussed about position vector, and then finally we discussed about displacement vector. So unit vector क्या है? Magnitude 1, sense of direction. बस फालतू बात और नहीं करेंगे. और ये पोजीशन वेक्टर क्या है? कोऑर्डिनेट दे देगा, फटाक से पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है. अभी और कुछ हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे. देखो, इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स. इसको हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स. देखो, इफ आई ड्रॉ एनी वेक्टर, if I draw any vector like this, यहां से देखिएगा, for example I have drawn a vector like that, बना सकते हैं ना diagrammatically ऐसे करके, एक vector suppose A. Now shifting of vectors, this law states that I can shift this vector, ऐसे करके उठा के कहीं भी रख सकते हैं, बस पैरेलली रहना चाहिए, वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब इसको जस्ट आई कैन टेक दिस एंड आई कैन कीप इट एनीवेयर एल्स, लिटरली एनीवेयर एल्स, सब सेम ही रहेगा, बात बराबर रहेगा हर जगह, वो ए ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. इस बेसिकली कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स. एज इट इज उठा के रखना, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, और पैरेलल है ये सारा. ये सारा क्या है? पैरेलल. मींस वेक्टर्स शुड बी पैरेलल आफ्टर शिफ्टिंग एंड मैग्नीट्यूड शुड बी सेम. ये दो चीज चेंज नहीं होना चाहिए. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर शुड बी पैरेलल एंड द मैग्नीट्यूड शुड नॉट चेंज. तो क्या बोलेंगे? वेक्टर को शिफ्ट कर दिए. इसमें एक ही एक्सेप्शन होता है, पोजीशन वेक्टर को शिफ्ट नहीं कर सकते आप. इसमें एक ही एक्सेप्शन है, क्या है? यू कैन नॉट शिफ्ट पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर पोजीशन देता है, उसी को शिफ्ट कर देंगे तो पोजीशन ही हिल जाएगा. लॉजिकल है ना. पोजीशन वेक्टर शिफ्ट नहीं कर सकते आप. पोजीशन वेक्टर फिक्स है. सपोज 2,3 पे, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप. यू कैन नॉट शिफ्ट पोजीशन वेक्टर ओनली, उसी को शिफ्ट कर दिए कहीं और, तो पोजीशन ही हिल जाएगा. सो except position vectors you can shift any other vector as per your convenience. अब कहाँ कन्वीनियंस होता है सर, वो जानने के लिए हम लोग देखेंगे अभी आगे, कहाँ कहाँ कन्वीनियंट होता है हमको शिफ्टिंग, पता चलेगा आपको. पर ये क्लैरिटी रहना चाहिए आपको कि शिफ्ट कर सकते हैं उठा के. ठीक है ना. ये कौन सा है? इसको हेड बोलते हैं कि टेल बोलते हैं? इसको हेड बोलते हैं कि टेल बोलते हैं? टेल. पीछे वाला पार्ट है ना टेल. टेल आगे रहता है कि पीछे रहता है? पीछे रहता है, तो टेल बोलेंगे. और इसको क्या बोलेंगे? हेड ऑफ द वेक्टर. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. ठीक. अभी कुछ बेसिक चीज फटाक से पढ़ेंगे हम लोग. सम मोर काइंड्स ऑफ वेक्टर्स. बेसिकली हमने यूनिट, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा है. देयर आर सम मोर काइंड ऑफ वेक्टर्स. सी मैं फटाक से लिख दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग आराम से समझ लेंगे. पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स एंड फाइनली नेगेटिव वेक्टर्स. ये भी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वेक्टर्स ही हैं, ये कोई नए नहीं है. दीज आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वेक्टर्स. बेसिकली 1, 2, 3, 4. फटाक से देख के बोलो पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे? टाइम पास नहीं करो, बोलो पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे? वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स. सिंपल. वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स. ऐसा करके ध्यान यहां, लेकिन यहां थोड़ा ध्यान से समझना, इट्स इंपॉर्टेंट. ये वेक्टर क्या है? ए और बी आर पैरेलल. दे नीड नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. द वेक्टर्स शुड जस्ट बी पैरेलल. दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर. दैट्स इट. If I talk of equal vectors, see equal vector, vector में दो चीजें रहनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों रहता है ना. इक्वल वेक्टर का मतलब वेक्टर्स which are there should have equal magnitude also and their direction should also be same, exact replica of each other. They are called equal vectors. So मैं फोटो बना रहा हूँ, मेरे को बताओ तो इक्वल वेक्टर है कि नहीं? ये A और B, are they equal vector? If I tell you the magnitude of both is same, direction of both is same, so therefore they both are what? Equal vectors. Are these equal vectors? So for example A and B, are these equal vectors? No, these are not equal vectors. क्यों? They are parallel. They are parallel, but their magnitude is different. Therefore they are not equal. They are parallel, but they are not equal. ठीक है? Okay. What is anti-parallel? Anti-parallel simple. मतलब जो 180 degree opposite है. Simple. They may not be equal. They may be equal. It doesn't matter. Anti-parallel vector means they should be anti-parallel like this. एक vector इधर तो दूसरा vector इधर. They are called anti-parallel. And what are negative vectors? Negative vectors means those vectors which will cancel out each other. नेगेटिव वेक्टर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, याद है?
मैंने कहा था एक वेक्टर लो ए, तो माइनस से उसका नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। माइनस ए का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है पर डायरेक्शन वाइज उल्टा है। तो अगर ये ए बनाया इसका नेगेटिव वेक्टर क्या बनाएंगे, ऐसा करके सपोज ए मतलब कंफ्यूजन होगा बी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है अगर मैं कह रहा हूं आपको, तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसा करके लिख सकता हूं b इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। क्यों, a है तो मैग्नीट्यूड तो इसका और इसका बराबर ही है, पर b माइनस ए कहा मतलब a के ऑपोजिट में है वो b, a के ऑपोजिट, देयरफॉर नेगेटिव वेक्टर विल कैंसिल आउट ईच अदर। फॉर एग्जांपल आई राइट ऐसा करके लिखा a माइनस ए, कट जाता है कुछ नहीं बचेगा, जीरो आ जाएगा, कट के उड़ जाएगा, साफ हो जाएगा, 2 - 2 कट जाता है, वैसे दिस वेक्टर कैंसिल आउट ईच अदर। कैंसिल आउट ईच अदर, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मान लो एक बॉडी पे इधर मैंने 10 न्यूटन लगाया, इधर से 10 न्यूटन लगाया, ये वाला फोर्स वेक्टर को क्या लिखेंगे बताओ, व्हाट विल आई राइट दिस फोर्स वेक्टर, कैन आई राइट इट 10 आई कैप। अरे वो जो आई कैप जे कैप पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ वेलोसिटी या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट या सिर्फ एक्सेलरेशन में यूज नहीं होता, दोस थिंग्स रिप्रेजेंट अ वेक्टर, those I cap, J cap, K cap represents a vector, and a vector can be anything. It can be displacement, velocity, acceleration, momentum, angular momentum, force, electric field, magnetic field, whatever. Anything can, any vector can be represented in terms of I cap, J cap, and K cap. So therefore, don't get shocked when I am writing this 10 Newton and 10 I cap. कुछ भी हो सकता है वो. Vector can represent this force also. Velocity भी होता तो I cap, J cap के terms में लिख देते. इस फोर्स को क्या लिखेंगे 10 आई कैप, इस फोर्स को क्या लिखेंगे, मान लो ये F1 है और ये वाले फोर्स को क्या लिखेंगे, ये वाले फोर्स को उधर लग रहा है -10 आई कैप। अब खुद ही बता दो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स क्या लिखेंगे F1 + F2 दैट इज 10 आई कैप -10 आई कैप, कितना आ गया, 0 नहीं करता, आपको कॉमन सेंस से भी दिख रहा है, हमको 0 आएगा, तो ऐसा करके काट जाता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। तो वही है नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। अब मेरे को फटाक से बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा वर्बली, स्क्रीन पॉज करना मेरे बोलने के बाद, और आप सोचना और बोलना ट्रू और फॉल्स। आपको क्या बोलना है, आई विल टेल सम स्टेटमेंट्स, यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपी आल्सो, मैं नहीं लिख रहा, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी एंड यू हैव टू टेल वेदर व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग इज ट्रू और फॉल्स। ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल, ट्रू और फॉल्स। आई रिपीट, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, बिकॉज पैरेलल वेक्टर्स may have different magnitude also and therefore they need not necessarily be equal. अच्छा, next question, all equal vectors are parallel. Are all equal vectors parallel? Yes, they are compulsorily they have to be parallel, otherwise equal कैसे होगा, उसका डायरेक्शन ही डिफरेंट हो जाएगा। इक्वल वेक्टर का क्या रहना चाहिए, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम मतलब दे शुड बी पैरेलल, डायरेक्शन सेम मतलब दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, रिप्रेजेंट सेम डायरेक्शन, देयरफॉर all equal vectors must be parallel. Okay, third, all negative vectors are anti-parallel. Are all negative vectors anti-parallel? Yes, they have to be, otherwise how will they be negative? All negative vectors have to be exactly anti-parallel. अच्छा, all anti-parallel vectors are negative? Are all anti-parallel vectors negative? No sir. Why? Because their magnitude may be different. Anti-parallel vector मतलब ऐसा नहीं कि magnitude भी सेम ही होगा, वो magnitude different हो ही सकता है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, वो कैंसिल आउट होंगे ही, और कैंसिल आउट अगर होंगे तो मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए भाई, वरना कैंसिल कैसे करेगा एक दूसरे को। इधर देखो, क्या ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, नेगेटिव है, नेगेटिव भी है, क्यों, मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए। अगर यहाँ पे 20 न्यूटन लिख देता मैं, सपोज यहाँ पे 20 न्यूटन लिख देता, तो क्या ये नेगेटिव वेक्टर्स है, नहीं, पर क्या एंटी पैरेलल है, हाँ, ऐसा करते। सो आई होप दीस फोर आर क्लियर। ये पूछता नहीं है इसलिए आई एम नॉट स्ट्रेसिंग टू मच ऑन दीस थिंग्स, अदरवाइज फालतू में टाइम पास होगा, काम का बात पे आते हैं। So I hope these four things are clear to you, है ना? Now you see, now let us talk of addition of vectors. Now this is something very important. We talk of addition of vectors. Say for example, I tell you that I have an object and Ram is applying a force of 10 Newton on the object. Shyam is applying a force of 10 Newton on that object. राम कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन और श्याम कितना अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन ऑन द ऑब्जेक्ट, बोथ आर अप्लाइंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द टोटल फोर्स, व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे आप, 20 न्यूटन नहीं बोल सकते, 0 न्यूटन भी हो सकता है, देखो 20 न्यूटन भी हो सकता था, मैं मानता हूँ 20 न्यूटन। अगर ऐसा करके दोनों इधर भी 10 न्यूटन लगा देता, इधर भी 10 न्यूटन लगा देता, तो हम लोग बोल देते फटाक से कॉमन सेंस से कि टोटल फोर्स हो गया सर 20 न्यूटन। उल्टा लगा रहा है तो कॉमन सेंस से बोल देना सर राइट फोर्स हो गया 0 न्यूटन, कोई टेंशन नहीं हमको। पर सपोज मैंने आपको ऐसे करके कहा, एक बॉडी है उस पर 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन ऐसा लग रहा है, 10 न्यूटन ऐसा लग रहा है, 10 न्यूटन ऐसा लग रहा है 120 डिग्री पे। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे भाई? Now how will you find the net force? So for that we need addition of vectors.
Therefore, study of vectors is important. Therefore, the study of vectors is important because in real life it may not necessarily be the case that हमेशा जो vectors है either they are acting parallelly or anti-parallelly. Otherwise, I can easily find out a plus b अगर parallel लग रहे हैं तो this plus this आराम से कर देंगे. I'll get net force. अगर anti-parallel लग रहे हैं I'll do greater one minus smaller one. तो जो greater वाला है उसका डायरेक्शन में आ जाएगा और मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा. ऐसा करके निकाल सकते हैं. पर जनरली वैसा होता नहीं है. Therefore, I need to know these laws which are called addition of vectors. ठीक है. So in addition of vectors there are three laws basically. एक को बोलते हैं triangular law of addition. एक को बोलते हैं parallelogram law of addition. और तीसरा जो सबसे सुंदर होता है उसको बोलते हैं resolution method या component method बोलते हैं. component method. So हम एक एक करके फटाक से पढ़ेंगे. So यहाँ पे triangular parallel इस particular वीडियो में parallelogram law तक ही पढ़ेंगे. resolution next वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है. But these are the three methods I told you. ओके मिटाते हैं इसको रहने देते. अब देखो ट्रायंगुलर लॉ बेसिकली क्या बोलता है फटाक से देखो. वेरी इजी लॉ. एक्चुअली पूरा वेक्टर इजी है और पूरा कॉमन सेंस पे बेस्ड है. इसमें कुछ खतरनाक लॉजिक नहीं है. सो यू शुड बी एबल टू गेट अ प्रॉपर फील ऑफ व्हाट वेक्टर्स इज. ठीक है. आना चाहिए आपको अंदर से, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, है ना. सो लेट अस कम टू ट्रायंगुलर लॉ. फर्स्ट ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये बेसिकली क्या बोलता है ध्यान से देखो. सपोज देयर आर टू वेक्टर्स. This is vector A and this is another vector B. This is vector A and this is another vector B. Right? I need to find the resultant of these two vectors. Find the resultant of these two vectors. How will I find? I can find with the help of triangular law. See, in triangular law you can add two vectors at a time. In fact, आपको कभी भी ऐड करना है ये दो लॉ में, ट्रायंगुलर लॉ और पैरेलल लॉ में आप दो वेक्टर को एक बार में ऐड कर सकते हैं. तीन वेक्टर को एक बार में ऐड नहीं कर सकते. कोई भी दो वेक्टर को एक बार में आप ऐड करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं. अब इस रिजल्टेंट का फिर किसी दूसरे वेक्टर को ऐड करके फिर कुछ कर सकते हैं. चेन सीक्वेंस में पहले दो का निकालो, जो रिजल्टेंट निकला उसका किसी तीसरे के साथ निकालो, वैसा कर सकते हैं. पर एक बार में हाउ मेनी वेक्टर्स यू कैन ऐड? एक बार में हाउ मेनी वेक्टर्स यू कैन ऐड? ओनली टू. क्लियर? नाउ यू सी आई हैव टू वेक्टर्स A and one vector is B. How do I get the resultant using triangular law? Very easy. See, सबसे पहले आपको देखना है कि जो एक वेक्टर है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर A. You have to see इसको क्या बोलते हैं? टेल की हेड. इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड. सो अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को ऐड करेंगे यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ, you have to make sure that head of one of the vectors is on the tail of another. Head of one of the vectors is on the tail of another. यहाँ पे ध्यान से देखो. Head of A is on the tail of B. Yes or no? भाई B का टेल ये है. So head of A should be on the tail of B. किसी का भी हो सकता है. वो मैटर नहीं करता किसका सर पे किसका टेल है. It doesn't matter. But you can add only when the head of one of the vectors is on the tail of another. ठीक है. So ऐसा करके अब ध्यान से देखो. आपको ये a feeling should come that when I go from A to B there is a continuity. ये कैसे करके आ रहे हैं? It's a continuous thing, right? Arrow का डायरेक्शन को ध्यान दो, है ना. So फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसा बनता है? ऐसा करके. This is my final vector, resultant vector. इसको बोल सकते हैं वेक्टर C. और मैं क्या लिखूंगा? C equals to A plus B. This is my resultant vector. This is how I find out. आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ समझ में आएगा. सपोज मैंने ऐसा करके बनाया. सपोज ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है B. रिजल्टेंट वेक्टर कैसा बनाएंगे बताओ? क्या A का जो सर है उस पे B का पैर है ऐसा रहना चाहिए, ऐसे कंटिन्यूटी रहना चाहिए, वरना आप जोड़ नहीं पाएंगे. फिर क्या करना पड़ेगा? शिफ्टिंग करना पड़ेगा. बताता हूँ. अभी देखो A और B है. क्या फटाक से इसका रिजल्टेंट बना सकते हैं? बना सकते हैं. कैसे स्टार्ट करेंगे? A से स्टार्ट करेंगे. देखो A से स्टार्ट करेंगे और B के सर तक पहुंच जाएंगे. हो गया. ये रिजल्टेंट वेक्टर है C. क्या लिख देंगे? C equals to A plus B. सिंपल ऐसा करके लिख सकते हैं. ठीक है. आप एक खुद से ट्राई करो. सपोज मैंने ऐसा करके बना दिया A और ऐसा करके बनाया B. आप खुद से बोलो A plus B क्या होगा? ऐसा करके बनाया B, ऐसा करके बनाया A. आप ही बताओ A plus B कैसा होगा? ये दो डायग्राम खुद से बनाओ. रिजल्टेंट कैसा आएगा? आप रिजल्टेंट बनाने की कोशिश करो खुद से, कैसा आएगा फिर डिस्कस करते हैं.
हो गया। देखो मैंने कहा था a प्लस बी बनाना है, a प्लस बी और b प्लस ए बात एक ही है। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ a प्लस बी ए बी प्लस ए, बात एक ही है। कहीं से भी कहीं पे जा सकते हैं, मतलब किसी का भी टेल किसी की भी हेड पे हम जोड़ सकते हैं, बात एक ही आएगा आपका। तो a प्लस बी करना है तो a प्लस बी, तो डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को, ऐसा करके आ जाएगा। इसको बोल लो आप c इक्वल्स टू बेसिकली व्हाट a प्लस बी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे c इक्वल्स टू व्हाट a प्लस बी। समझ में आ रहा है ना? अरे a है ना, ऐसा करके a का जो हेड है उस पे b का टेल है, ऐसा करके, तो एक कंटिन्यूटी है ऐसा करके, मतलब यहां से स्टार्ट करना और यहां तक जाना। ठीक है, यहां पे बताओ कैसे बनाएंगे। a प्लस बी करना है तो क्या करेंगे, a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर लो। यहाँ मेरे को b प्लस ए करने में दिख रहा आसानी है, तो मैं b प्लस ए कर लूंगा, b प्लस ए ऐसा करके, ये रिजल्टेंट वेक्टर, उसको हम बोलेंगे c। तो c को क्या बोलेंगे बेसिकली हम, a प्लस बी, सिंपल। अब ये डबल एरो मैं आपको समझाने के लिए बनाया, ऐसा जरूर नहीं कि रिजल्टेंट वेक्टर का डबल से रिप्रेजेंट करें, सिंगल लाइन ही होता है। c इक्वल्स टू क्या होगा, b प्लस ए, b प्लस ए बेसिकली a प्लस बी, ऐसा करके कर सकते हैं आप। ठीक है, और कभी कभी सपोज मैंने फोटो ऐसा बनाया जिसपे मैंने जहां पे मैंने कनेक्शन नहीं दिया, सपोज ऐसा करके बना दिया। सपोज ये वेक्टर है मेरा a और ऐसा करके बना दिया वेक्टर b। अब a प्लस बी कैसे निकालेंगे सोचना है आपको। ठीक है, आप सोचो तब तक, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। a प्लस बी, आप खुद से थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं उस केस में, ऐसे केस में क्या कर सकते हैं a और b के केस में, जो कैसे ऐड करेंगे आप। ठीक, एंड देन आई टेल, आप सोचो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके सोच लो क्या कर सकते हैं a और b को ऐड करने के लिए। मैं आपको कंडीशन देता हूँ, a और b को ऐड करने के लिए a का हेड मस्ट बी ऑन b का टेल, या फिर b का हेड शुड बी ऑन a का टेल। मतलब किसी का तो सर किसी के नीचे रहना चाहिए, तभी आप वो दो वेक्टर, तब क्योंकि तभी कंटिन्यूटी आएगा ना। ऐसा करके गया और वहां से स्टार्ट हुआ दूसरा वेक्टर, तभी आप पहला वाला से दूसरा वाला में कनेक्ट कर सकते हैं, वैसा होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट ऐड। बट इफ दैट कनेक्शन इज नॉट देयर, देन व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल गेट दैट थिंग। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखो, इसीलिए मैंने शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया था। यू कैन शिफ्ट वन वेक्टर टू अनदर प्लेस इन सच अ वे दैट ये वाला जो रिजल्ट है हमारा अचीव हो। देखो फॉर एग्जांपल a प्लस बी करना है मेरे को, अब इसको तो ऐड नहीं कर सकते ना, दोनों का टेल यहाँ पे लटका हुआ है, दोनों का टेल फंस गया वहां पर, क्या करेंगे। तो ये जो वेक्टर है b, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे ऐसे। और जब बात बराबर है, ये b और ये b सेम ही है। अब a प्लस बी कर सकता हूँ क्या, आराम से कर सकता हूँ। देखो रिजल्टेंट ऐसा आएगा, ये मेरा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम कह देंगे c इक्वल्स टू a प्लस बी। ऐसा करके ऐड करना है। आप किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे a और b ऐसे था ना, आप ऐसा भी कर सकते थे, यह a और यह b। आप बोलते सर b को नहीं, हम तो a को शिफ्ट करेंगे नीचे, कर सकते हैं। ऐसे शिफ्ट करना, पैरेलल शिफ्ट करना बस, तो a को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ। तो a प्लस बी या b प्लस ए एक ही है, तो b प्लस ए क्या है, a प्लस बी और b प्लस ए एक ही है, तो आप b प्लस ए कर लो इस केस में। आपका आंसर देखिए आ गया c, ये तो सेम ही आएगा। आप किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी आपका आंसर चेंज होने वाला नहीं है। ये वाले केस में कैसे करेंगे बताओ, किसको शिफ्ट करेंगे, किसी को भी कर लो आप। सपोज मैंने b को शिफ्ट किया ऐसे करके, b को मैंने ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर लिया, तो क्या हो गया a प्लस बी, तो रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा ऐसा। इसको हम कह देंगे सपोज c। ये वाले केस में कैसे शिफ्ट करेंगे, सपोज b को मैं ऐसे शिफ्ट कर दिया उठा के ऐसे करके, तो क्या बोल देंगे a प्लस बी, कैसे आएगा ऐसे c। ये वाले केस में क्या करेंगे, आप चाहे तो a को भी उठा के ला दो। आपने b को लाया होगा, नहीं लाया तो कर लो, b को इसे ला सकते हैं, और मैं भी लाने वाला था पर कुछ बच्चों के लिए देखो, सपोज फॉर एग्जांपल a को उठा के इधर ला सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अच्छा a को उठा के इधर लाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं। देखो जोश में अगर मैं a को उठा के यहाँ पे रख दूं, सपोज a को उठा के यहाँ पे रख दिया, कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते। शिफ्ट ऐसे मत कर देना कि जुड़े ही ना बाद में, ऐसे करके शिफ्ट करना होगा। a को यहाँ पे लाके रखो, a को उठाओ और यहाँ पे लाके रखो ऐसे a, अब रिजल्टेंट आएगा b प्लस ए। कैसे आएगा रिजल्टेंट, देखो ऐसे, समझना। शिफ्ट कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं कहीं भी उठा कहीं पे रख दीजिए, ऐसे रखना कि इसका जो टेल है b के हेड पे रहे, तभी जोड़ पाएंगे आप। ठीक है, अच्छा देखो अगर मैंने b को शिफ्ट किया होता तो कैसा होता है, ऐसा, तो भी रिजल्टेंट ऐसा ही आता। ये दोनों सेम है, ध्यान से देखो सेम आएगा। तो किसी को भी उठा के आप किसी के ऊपर भी रख दो, आपका आंसर चेंज होने वाला नहीं है।
ऐसा करके हम बेसिकली ऐड करते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कैसे करके हमको ऐड करना है। बेसिकली आपको बस जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड हाउ आई एम एडिंग डायग्रामेटिकली टू वेक्टर्स। नाउ यू सी, इसका एक्चुअल एप्लीकेशन अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक वेक्टर बनाया ऐसे, सपोज ये ए है, एक पॉइंट है सपोज a 2, 3, ठीक है, ये एक वेक्टर है और इसका मैं कोऑर्डिनेट आपको दे दूंगा, उसका कोऑर्डिनेट देके ये मेरा फाइनल वाला है, इसको मान लो ए और इसको मान लो B to C, वो तो पोजीशन, ठीक है। चलो ये मान लो मैंने दे दिया A और ये एक वेक्टर दे दिया B, ऐसा करके सपोज ऐसा करके एक फोटो है मेरा, ये एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B। सपोज मैंने आपको कहा A है 2i कैप प्लस 3j कैप और मेरा B है माइनस i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। A दिया है मेरे को वेक्टर फॉर्म में 2i कैप प्लस 3j कैप, बेसिकली पोजीशन वेक्टर है ये। क्या B पोजीशन वेक्टर है? नहीं, B पोजीशन वेक्टर नहीं है। याद रखना, मैंने पोजीशन वेक्टर में एक बार नहीं बताया था, आप नोट कर लेना। पोजीशन वेक्टर का जो टेल होगा ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में देना होता है हमको, किसके रेस्पेक्ट में देते हैं? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऑलवेज, अदरवाइज वो पोजीशन वेक्टर नहीं है। पोजीशन वेक्टर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, सो देयरफॉर इज ए अ पोजीशन वेक्टर? यस। इज बी अ पोजीशन वेक्टर? नो। इज सी अ पोजीशन वेक्टर? यस, सी पोजीशन वेक्टर है। अब आपको बोलेगा चलो सी का बताओ क्या होगा, सी क्या होगा बताओ। तो आपको देख के बताना, आपको देख के समझना है कि क्या a प्लस बी इक्वल्स टू सी है, ये देख के समझना है आपको देख के समझना पड़ेगा कि क्या a प्लस बी सी के बराबर है। अगर है तो a प्लस बी कर दो, सी का वैल्यू निकल जाएगा, नहीं है तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इस पर्टिकुलर केस में क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि जो सी है वो क्या है, बेसिकली a प्लस बी। आपको क्वेश्चन में इतना ही देता, क्वेश्चन में आपको इतना ही देता और बोलता सी क्या होगा, तो क्या बोलते हैं हम, a प्लस बी होगा, बेसिकली जो दिख रहा है हमको क्लियरली फोटो के हिसाब से, इसलिए एरोज इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी इक्वल्स टू सी दिख रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे सीधे a प्लस बी, कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 5j कैप। दिस इज माय सी वेक्टर, दिस इज माय सी वेक्टर, ठीक है। अभी सपोज मैं नया क्वेश्चन नहीं, मैं उसी में चेंजेस कर रहा हूँ, आप लिखते रहना, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं चेंज करूंगा, सिर्फ एक चीज चेंज कर दूंगा। सपोज फॉर एग्जांपल ये है मेरा ऐसे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, b का डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। सपोज मैंने ऐसे कर दिया, अभी मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया है, ध्यान से देखना b का। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को a और b दिया हुआ है और मेरे को c निकालना है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन इज स्टिल द सेम, नाउ यू थिंक एंड टेल मी हाउ विल आई फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन दिस केस। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई किसको किसको ऐड करने से क्या मिल रहा है, उसको इक्वेशन में लिख दो और आपका थोड़ा इधर उधर LHS RHS में ट्रांसफर करने से आंसर आ जाएगा। अब आप ट्राई करो 2 मिनट पॉज करके, फिर देखना। तो इस केस में अगर ध्यान से देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ, c प्लस बी इक्वल्स टू a, लिख सकता हूँ कि नहीं, c प्लस बी इक्वल्स टू a लिख सकता हूँ। c निकालना है मेरे को, तो मैं क्या लिख दूंगा, b प्लस सी इक्वल्स टू a। सिंपल। चाहिए क्या, c, तो c क्या है देखो, a माइनस बी, c क्या है, a माइनस बी। ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं आप वेक्टर्स को, जस्ट लाइक नॉर्मल अलजेब्रा की तरह। तो यहाँ पे मेरा a का वैल्यू कितना है बताओ, a माइनस बी करना है, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। a माइनस बी मतलब 2i कैप और माइनस माइनस प्लस, तो 3i कैप प्लस j कैप। सिंपल, कितना आ गया, 3i कैप प्लस j कैप, c का वैल्यू आ गया, खत्म। सिंपल, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। आप एक बार ट्राई करो, चलो मैं फिर से घुमाता हूँ इसको, यहीं पे कर रहा हूँ एडिटिंग। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था और ये थर्ड टाइम प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूँ। ए को मैंने ऐसे कर दिया और सी को वैसे कर दिया, और सपोज ये है मेरा बी। डेटा उल्टा सीधा, इट्स लाइक स्ट्रेंज डेटा है क्योंकि मैं रैंडमली डेटा दे रहा हूँ। इसको ले लो 2i कैप माइनस 3j कैप, और b दिया नहीं, b निकालना है सपोज, और c दिया हुआ है, c ले लो आप 4i कैप प्लस 4j कैप। बताओ b कितना होगा, सॉरी b कितना होगा बताना है आपको। ट्राई करिए एक बार खुद से, वाला क्वेश्चन फटाक से ट्राई करिए।
बी का वैल्यू बताना कितना होगा, आपको देखना है कि वो ट्राइंगल में क्या क्या जोड़ में से क्या आ रहा है मेरे पास, तो फिर फटाक से बी का वैल्यू बताओ। कर लिया, बताएं। देखो इस ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी इक्वल्स टू बी, a प्लस सी इक्वल्स टू बी, a प्लस सी इक्वल्स टू बी, है ना, a प्लस सी इक्वल्स टू बी। ओके, वैसे तो b का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, a प्लस सी कर देंगे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, जोड़ दो बस, 2y कैप प्लस j कैप, सिंपल फिनिश्ड, 2y कैप प्लस j कैप, सिंपल फिनिश्ड। दिस इज बेसिकली ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। अभी और भी है, अभी मैं कुछ आपको एक अच्छा चीज बताता हूँ। ये सारे केसेस में कंफ्यूजन होता है, ये सारा केस तो आसान था फिर भी, क्योंकि 3 ही दिया था, तो मैं देख सकता हूँ, हाँ इसको ऐड करने से, ये ऐसा करने से, ऐसा करने से बेसिकली मैं लिख सकता हूँ समथिंग प्लस समथिंग इक्वल्स टू समथिंग। तो 2 चीज दिया है तो तीसरा चीज मैं निकाल सकता हूँ। ट्राइंगल है ना, समथिंग प्लस समथिंग हैज टू बी इक्वल टू समथिंग, और 2 चीज दे दिया तो तीसरा चीज में ऑटोमेटिक निकाल सकता हूँ, उसमें देयर इज नथिंग वेरी टफ थिंग। बट नाउ सपोज ऐसा करके दे दे आपको, अभी देखना, आई एम टेलिंग यू समथिंग इंपॉर्टेंट। ऐसा करके दिया है, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज वन वेक्टर, ऐसा करके, आई होप दिख रहा होगा आपको सही से, ऐसा करके देते हैं, ये ऐसा, ठीक है। ये वेक्टर मान लो a, ये वेक्टर मान लो b, c and d। नाउ यू सी, इफ आई एम गोइंग टू राइट some particular vector in terms of other 3 vectors in this closed polygon, in this polygon if I am supposed to find one particular vector say a, अगर मेरे को a को लिखना है बाकी सारे के टर्म्स में, if I am to write a in terms of other vector, how will I write? If you carefully see, this is the tail and this is the head of a, listen to the process very carefully। मेरे को a लिखना है बाकी सारे के टर्म्स में a को, तो मैं क्या करूंगा, ए के टेल से स्टार्ट करते हुए ए के हेड तक जाऊंगा, ऐसे ऐसे मत चले जाए, तो ए खुद है, तो ए ही है, तो छोड़ के दूसरा कोई पाथ फॉलो करते हुए ए के टेल से ए के हेड तक जाना है मेरे को, दूसरा कोई पाथ फॉलो करते हुए ए के टेल से लेके ए के हेड तक जाना है मेरे को। तो मैं कैसे जाऊंगा, देखो यहां से ऐसे करके आया, फिर ऐसे करके आया, फिर ऐसे करके मैं पहुंच गया ना यहाँ पे हेड तक। तो जब मैं जा रहा हूं, अगर मैं किसी वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस ऑफ दैट वेक्टर लिखेंगे, एंड इफ आई एम गोइंग अलोंग दैट वेक्टर देन आई विल राइट प्लस। मैं करके दिखाता हूं। इफ आई वंस अगेन रिपीट द पॉइंट, यहां से जब मैं मूव करना स्टार्ट करूंगा, अगर कोई वेक्टर उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आई एम मूविंग, आई विल राइट प्लस दैट वेक्टर, एंड इफ आई एम मूविंग इन अ डायरेक्शन व्हिच इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर, व्हाइल आई एम मूविंग फ्रॉम हेड टू टेल, while I am moving from tail to head, if I move across some vector in opposite direction of that vector, तो उसको माइनस लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ से मैं जब स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आया तो d के ऑपोजिट किया ना, d इधर है, मैं इधर आ रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, माइनस d, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे आया तो c के ऑपोजिट जा रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, माइनस c। यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, b के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो लिखूंगा प्लस b। आ गया, सो a क्या है, माइनस d माइनस c प्लस d, यही आंसर, यही है आंसर, ठीक है। अब इसी फिगर में अगर मेरे को b को लिखना है, ऑफ कोर्स b, देखो यहां से मैं आंसर वेरीफाई कर सकता हूं, b क्या होना चाहिए, a प्लस d प्लस c, चेंज नहीं होगा। b क्या, मैं इस फैशन में लिखूंगा जिससे मैंने आपको बताया है अभी। सो b क्या होगा, आंसर आना कितना चाहिए, a प्लस d प्लस c। निकाल के देखते हैं, मैं लिखना चाह रहा हूँ b के बारे में। सो b कहाँ है, ये b का टेल से स्टार्ट करेंगे, हेड तक जाना है, ऐसे करके जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, c, क्योंकि c के डायरेक्शन में जा रहा है। फिर देखो d के डायरेक्शन में आ गए तो प्लस d, फिर a के डायरेक्शन में चले गए तो प्लस a, और हम क्या b के हेड तक पहुंच चुके हैं, हाँ, तो रुक जाएंगे, तो b आ गया c प्लस d प्लस a। देखो आंसर मैच कर रहा है, सही है। मतलब ये क्यों बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको कहा c कितना होगा, तो अब क्या करो, c के टेल से स्टार्ट करो, माइनस a प्लस b, डायरेक्ट c कितना होगा। देखो सपोज c पूछ रहा हूँ, c, इसके टेल से स्टार्ट करेंगे, c के हेड तक जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे, तो a के ऑपोजिट में जा रहे हैं, तो माइनस a प्लस b, तो c क्या होगा, देख लो, माइनस a प्लस b, आंसर भी वही आता है। c क्या होगा, माइनस ऑफ a प्लस b, सेम चीज, ठीक है। इसमें कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो बस, एक्चुअली ये बस समझने के लिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको, दिस आर जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, देयरफॉर आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट्स एंड आई एम स्किपिंग, आई डोंट वांट टू। अब क्या इसे बहुत फालतू का बात कर सकते हैं हम लोग, बट ये नहीं पूछता एग्जाम में, कभी भी प्रीवियस ईयर्स में आप देखेंगे नहीं ये क्वेश्चन पूछा आपको, बताओ ये इन टर्म्स ऑफ अदर्स, ये बस एक छोटा सा स्टेप आएगा बीच में,
तो ये आपको आना चाहिए, इसलिए आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग, छोड़ नहीं रहा कुछ, बट आई एम नॉट एम्फसाइजिंग टू मच ऑन दिस थिंग्स, बट इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सपोज इसलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, पहले खुद से ट्राई करो, तो ऐसा करके यहाँ पे ऐसा, these are vectors I'm drawing, ठीक है, like this, इसको भी उल्टा कर देता हूँ, चलो ऐसे A, B, C, D and E, these are 5, राइट इन टर्म्स ऑफ अदर्स, A को लिख दो, C को लिख दो, E को लिख दो, बस बहुत है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, फटाक से खत्म करेंगे, स्क्रीन पॉज करो एंड ट्राई टू राइट A इन टर्म्स ऑफ अदर्स, C एंड E इन टर्म्स ऑफ अदर्स, ठीक है। नाउ सी, A को कैसे लिखेंगे, A के कहां से स्टार्ट करेंगे, A के टेल से और A के हेड तक जाना है, ऐसे करके जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, B के अलॉन्ग जा रहे हैं तो प्लस B, फिर C के अलॉन्ग ही गए तो प्लस C, फिर प्लस D, क्योंकि D के अलॉन्ग जा रहे हैं, पर E के ऑपोजिट जा रहे हैं तो माइनस E, हो गया। C को देखो, C के टेल से जाना है मेरे को C के हेड तक, ऐसा करके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो, B के ऑपोजिट जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, माइनस B, फिर प्लस A, उसके बाद प्लस E, और फिर प्लस E ना E के डायरेक्शन में है, और फिर B के ऑपोजिट जाना है तो माइनस D, और C के पहुंच गए, C तक पहुंच गए तब और माइनस C में खींच देना ऊपर, पहुंच गए इसके हेड तक, खत्म। E का बात करेंगे, E के टेल से स्टार्ट करेंगे और E के हेड तक पहुंचना है मेरे को, तो ऐसे करके आ रहे हैं, A के ऑपोजिट जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ A, फिर B के अलॉन्ग जा रहे हैं तो प्लस ऑफ B, फिर ऐसा करके जा रहे हैं C के अलॉन्ग तो प्लस ऑफ C, और फिर D के ही अलॉन्ग आ रहे हैं ना तो प्लस ऑफ D आ गया, दिस मच। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। कोई भी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, आप ट्रायंगुलर लॉ रटने का जरूरत नहीं है आपको कि आप बैठ के ढूंढ रहे हैं क्या प्लस क्या क्या होगा, व्हाट प्लस व्हाट विल गिव मी व्हाट, यू डोंट हैव टू थिंक सो मच। कोई भी एक वेक्टर दिया है, यू कैन इंडिपेंडेंटली राइट इन टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर्स, इसीलिए मैंने ये बताया आपको, इसलिए मैंने ये बताया, ढूंढने नहीं क्या प्लस क्या क्या होता है। यहाँ पे मैंने वो सिखाया था आपको इनिशियली ताकि आप समझ सके ट्रायंगुलर लॉ, बट एज सच व्हेन यू राइट वन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर्स, यू डोंट, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं तो फिर ये सारा अप्लाई भी कर सकते हैं हम। खैर, यहाँ पे मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। बेसिकली इट्स ऑब्जर्वेशन जो बहुत यूज में भी आएगा आपको, ये बहुत यूज में भी आएगा तो ध्यान से देखना। अगर मैं बोलता हूं अ साइक्लिक पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स रिजल्ट्स इन जीरो, अ साइक्लिक पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स रिजल्ट्स इन जीरो, इसका क्या मतलब है, साइक्लिक पॉलीगॉन होगा, ऐसा करके सपोज एक वेक्टर ऐसा है ए, ऐसा साइक्लिक मतलब एक साइकिल एक ही डायरेक्शन में, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसा डायरेक्शन से, ये साइक्लिक नहीं बोलेंगे। यहाँ देखो सेम डायरेक्शन पे आ गया दोनों, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा ही कंटिन्यूअस फ्लो रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम को याद रहना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, यूज होगा इसका बहुत। तो जब ऐसे ऐसे करके बनाते हैं ना, सपोज ए बी एंड सी, तो ये क्या बोल रहा है, साइक्लिक पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स रिजल्ट्स इन जीरो, मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है, ए रिजल्टेंट तीनों वेक्टर का जीरो होगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बोल रहा है जीरो होगा, थ्योरम ये बोलता है। अगर साइक्लिक क्लोज है रिजल्ट आया है तो क्यों जीरो होगा, देखो फटाक से अभी बोलो ए प्लस बी क्या होगा, ध्यान से देखो ए प्लस बी क्या होगा, मान लो नया वेक्टर बना रहा हूं मैं, ये जो कि है ए प्लस बी, मान लो आर, ए प्लस बी क्या है आर। अब ध्यान से देखो ये आर क्या है, माइनस ऑफ सी, सपोज मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ए प्लस बी को मैं बोल रहा हूं आर, और मैं ध्यान से देख रहा हूं आर मेरा क्या है, माइनस ऑफ सी है बेसिकली, तो यही कट जाता है, जीरो आता है फाइनली। ये ट्रायंगल के लिए बनाया मैंने, अब कितना भी साइड बना लो, अगर वो साइक्लिक है, मतलब एक वेक्टर ऐसे स्टार्ट हो, ऐसे स्टार्ट हो, ऐसे स्टार्ट हो, ऐसे करके अगर जा रहा है, तो उसका फाइनल रिजल्टेंट इन दैट क्लोज्ड पॉलीगॉन कितना हो जाता है, जीरो। क्लियर है, दिस इज फर्स्ट थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कभी कभी जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें फोर्सेस जो नेट फोर्स आते हैं वो ऐसे आ जाते हैं, इसका मतलब नेट फोर्स कितना है, अगर सपोज ये F1, मैंने आपको कहा सपोज ये 10 न्यूटन, ये 20 न्यूटन और ये 30 न्यूटन किसी बॉडी पे लग रहा है, किसी बॉडी पे लग रहा है, उसको मैंने शिफ्ट करके ऐसा करके जोड़ दिया एक ट्रायंगल में, फोर्सेस सपोज ऐसा करके बनाया, ये 10 न्यूटन, ठीक है, ये 30 न्यूटन,
और ये वाला 20 न्यूटन ऐसा है। तो मैं वेक्टर्स को शिफ्ट कर करके देखो, इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया, इसको उठा के यहाँ लगा दिया, इसको उठा के यहाँ ऐसा करके शिफ्ट कर सकते हैं ना। जब शिफ्ट किया तो मैं देखा तो ट्रायंगल बन जा रहा है, और ऐसे करके क्लोज आ रहा है, साइक्लिक आ जा रहा है। इसका मतलब तीनों का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 0। मतलब बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना? 0। ये उसका एप्लीकेशन है। अगर जो वेक्टर्स हैं इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड पॉलीगॉन, नॉट नेसेसरली अ ट्रायंगल, बट एनी क्लोज्ड पॉलीगॉन, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स विल बी 0। तो साइक्लिक पॉलीगॉन वेक्टर रिजल्टेंट 0, ये पहला। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, देखो दूसरा वाला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स spaced equally in a plane, equal magnitude vectors spaced equally in a plane also results in 0, also results in 0। क्या बोला? equal magnitude vectors spaced equally in a plane results in 0। इसका क्या मतलब है मैं समझा रहा हूं आपको, कैसे देख, ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा रहना चाहिए? इक्वल। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा रहना चाहिए? इक्वल। और दूसरा चीज क्या बोला है? एक ही प्लेन में रहना चाहिए और इक्वली स्पेस्ड रहना चाहिए। 3 वर्ड है, इक्वल मैग्नीट्यूड, स्पेस्ड इक्वली, इन अ प्लेन। इसका मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये वाला एंगल ले लो 120 डिग्री, ये वाला एंगल ले लो 120 डिग्री, और ये वाला एंगल ले लो 120 डिग्री। सबका मैग्नीट्यूड सेम है, से 10 यूनिट्स, इसका भी 10 यूनिट्स, इसका 10 यूनिट्स। मैं बोला इसका रिजल्टेंट कितना होगा रे? इसका रिजल्टेंट कितना होगा? मान लो वेक्टर ए, मान लो वेक्टर बी, मान लो वेक्टर सी। अगर मैं पूछा रिजल्टेंट कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी का, तो क्या बोल देंगे? लॉ के हिसाब से क्या हम देख रहे हैं? सबका मैग्नीट्यूड सेम है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। क्या इक्वली स्पेस्ड है? हाँ, इक्वली स्पेस्ड है 120 डिग्री पे। और क्या एक प्लेन में है? हाँ, तो उसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। फिनिश्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको हम वो पहले वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम पहले वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एक साइक्लिक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना सकते हैं इसी से, उसको शिफ्ट करते हैं। देखो कैसे, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं। सो एक तो रहा ऐसा, दूसरा हो गया ऐसा, और तीसरा कैसा है? अच्छा, मेरे को जबरदस्ती का क्लोज बनाना है ना, तो एक काम करो, ये देखो सपोज ये ए है, ठीक है। बी को मैं क्या करूंगा? ऐसा करके लगाता हूँ बी को, ठीक है। और सी कैसा है? ऐसा। तो ये क्या हो जाता है? सेम मैग्नीट्यूड का है और क्लोज्ड हो जाता है, सेम मैग्नीट्यूड का भी है और क्लोज्ड भी हो जाता है। तो इसलिए इसका रिजल्टेंट कितना आ जाता है? हमेशा 0। सो इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स स्पेस्ड इक्वली, उसका रिजल्टेंट कितना होगा? 0। अगर इक्वली स्पेस नहीं, अब देखो, अब बोल सकते हैं सर हमेशा ही तो क्लोज हो जाएगा। नहीं, हमेशा क्लोज नहीं होता। ज्योमेट्रिकली वो क्लोज्ड आप तभी बना सकते हैं जब मैग्नीट्यूड सेम हो, जब ए बी और सी का मैग्नीट्यूड सेम हो, जब ए बी और सी का मैग्नीट्यूड सेम हो, या कितना भी वेक्टर हो, अगर सबका मैग्नीट्यूड सेम हो और बीच का एंगल सेम हो, तभी आप उसको एक क्लोज्ड पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, 0 नहीं होगा। और ये क्यों 0 होता है? वो पहला बार हम देख चुके हैं ऑलरेडी, साइक्लिक पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर रिजल्ट्स इन 0। और दूसरा वाला 0 क्यों होता है? क्योंकि उसको हम एक साइक्लिक पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है और दे आर इक्वली स्पेस्ड। अगर ऐसा इक्वली स्पेस्ड नहीं होता तो नहीं कर पाता, है ना। इसका एक और देखो, छोटा सा सपोज मैंने आपको ऐसा करके कहा, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ऐसा करके। क्यों कर सकता हूँ? क्लियर है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, वो ज्योमेट्रिकली आता है। सपोज अब ऐसा करके बनाया मैंने वेक्टर्स, सबके बीच का एंगल 90 डिग्री, दे आर इक्वली स्पेस्ड, सबका मैग्नीट्यूड ले लो 100 यूनिट्स। बोल तो रिजल्टेंट कितना होगा फटाक से देख के? दे आर इक्वली स्पेस्ड आल्सो, दे आर इन अ प्लेन, दे आर इन अ प्लेन। अगर प्लेन में नहीं होता तो अच्छा बताता हूँ, दे आर इक्वली स्पेस्ड एंड द मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। सो क्या हो, तो कॉमन सेंस दिख भी रहा है, ये 100 काट देंगे दूसरे को और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे भी रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 0। कॉमन सेंस से दिख भी रहा है हमको, तो कॉमन सेंस से हमको दिख भी रहा है और लॉ के हिसाब से भी ट्रू है। 5 को बना देते, अगर 5 बना देते, 1 2 3 4 5, सबके बीच का एंगल 72 डिग्री ईच। 72 5 देख रहे हैं 360 हो रहा है ना, 360 होता है। अब सबका मैग्नीट्यूड दे दिया है ए, बोलो रिजल्टेंट कितना होगा? 0। खत्म। क्यों? लॉ है। ऐसा करके अब मैं बोलना चाह रहा था कि इन प्लेन का क्या सिग्निफिकेंस है। ध्यान से देखो, अगर ये 4 में से ये 100 सपोज प्लेन के बाहर है, ऐसा करके उठा हुआ है सपोज, क्या रिजल्टेंट 0 होगा? देखो, अगर ये वाला जो है इसको मैंने उठा दिया ऐसे करके,
ये वाला, इसको मैंने उठा दिया, प्लेन के बाहर है, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर क्या ये दोनों कैंसिल करेंगे? ये वेक्टर जो है तो प्लेन में है और ये आउट ऑफ प्लेन है, इसका एक रिजल्टेंट आ जाएगा, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। इसीलिए सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट, इक्वल मैग्नीट्यूड, स्पेस इक्वली इन अ प्लेन, देन ओनली दे कैन कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। इसके बाद एक और आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। वो भी बता दो इस वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में बता, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बट आई होप इतना क्लियर है आपको। तो बेसिकली फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। अभी तक हमने एक और छोटी चीज बताया था आपको, देखो वो इंपॉर्टेंट है वरना अधूरा रह जाएगा अपना। एक और छोटा सा चीज है वो बता दे रहा हूँ, वरना थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाएगा, है ना। वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। याद है मैंने आपको कहा था कि अगर आपको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कोई वेक्टर पता है, एक और छोटी चीज बता दे रहा हूँ सिंपल, अगर आपको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में एक वेक्टर पता है, से फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, मेरा एक वेक्टर है a, जो मैं लिखता हूँ सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसा करके मैंने एक वेक्टर लिखा a। ठीक है, अब क्या a का मैग्नीट्यूड बता सकता हूँ कितना होगा? फटाक से बोलो कितना होगा, देखते। अरे बताया था ना, i कैप j कैप के टर्म्स में लिखा हो तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? एकदम रटाया हुआ होना चाहिए अब आपको। एकदम you should be fully convinced that if a vector is given to me, I can quickly tell its direction. How? Simply i कैप वाला का स्क्वायर, j कैप वाला का स्क्वायर प्लस k कैप वाला का स्क्वायर। k कैप कहीं नहीं जीरो है इस पर्टिकुलर केस में। क्या लिख देंगे? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 9, दैट इज रूट 13 यूनिट्स। अरे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ गया? रूट 13 यूनिट्स। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड बता दिए। डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं? सर आपने तो कहा कि whenever unit vectors are given, I can tell the magnitude as well as the direction of it. So magnitude is very well clear to me, but how to find the direction of it? So how you will find direction is the question. Say for example, how you will find the direction from a horizontal. मतलब डायरेक्शन बताना मतलब मेरे को पता चलना चाहिए कि उसका कितना एंगल पे लोकेशन है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से, वो मेरे को पता चलना चाहिए डायरेक्शन वाइज। डायरेक्शन वाइज मेरे को क्या पता चलना चाहिए कि क्या उसका हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से कितना एंगल है। ठीक है, सो अगर ये वेक्टर को ध्यान से देखो, 2i कैप प्लस 3j कैप कहां पे होगा? यहाँ पे 2,3 पे, ऐसा करके, यही है ना 2,3 पे। 2i कैप मतलब कितना? ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। 2 मतलब यहाँ पे 2 और इस 3 का मतलब ये वाला कितना है? 3। तो मैं डायरेक्शन कैसे बताऊंगा? सुनना, ये एंगल पे फोकस करो, थीटा पे, ये एंगल मान लो थीटा। क्या मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा कितना होगा बोलो इस ट्रायंगल में? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, मार खाएगा वगैरह नहीं पता। tan थीटा कैसे लिखते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। सो अगर मैंने इसको थीटा लिया है, सो परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे हम लोग? थीटा के ऑपोजिट वाले को, है ना, बताया था ट्रिग्नोमेट्री में। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ थीटा। ऑपोजिट ऑफ थीटा क्या है? 3। tan थीटा क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 2। तो क्या मेरा थीटा मिल गया हॉरिजॉन्टल से? थीटा को ऐसे लिखते हैं हम लोग tan इनवर्स 3/2। बेसिकली tan को इधर ला देते हैं तो क्या बोलेंगे? tan इनवर्स, पढ़ते ऐसे हैं, इसको समझ लो, tan इनवर्स 3/2 बोलते हैं थीटा। ऐसे करके थीटा निकाल सकते हैं हम, समझना है ना। तो कोई भी अगर वेक्टर दिया है मेरे को, उसका डायरेक्शन बता सकते हैं कि नहीं? tan इनवर्स 3/2 ऐसे करके बता सकते हैं। ठीक है, और भी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अभी एक और एग्जांपल मेरे को फटाक से बताओ, तो छोटा सा दे रहा हूं बस। सपोज मैंने एक वेक्टर लिखा a, 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप, उसका बताओ थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कितना होगा? फटाक से बताओ, फिर क्लास खत्म करेंगे। थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कितना होगा? कितना होगा? सीधे बोल देंगे हम क्या? tan इनवर्स 3/2, सिंपल, tan इनवर्स 3/2। कहां से? ऐसे करके देखो, इसको अगर अब ड्रॉ भी करोगे तो क्या ड्रॉ करेंगे? 2 इसके अलॉन्ग और 3 नीचे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना लिखते टाइम। tan इनवर्स, ये बेसिकली कहां से आया है? tan इनवर्स, सपोज मैं कोई एक चीज लिख रहा हूं, सपोज मैंने ऐसे करके लिखा कि r इक्वल्स टू ai कैप प्लस bj कैप। तो जो मेरा tan थीटा होगा वो होगा, सॉरी हाँ ऐसे करके मैं पहले लिख दे रहा हूं आपको, जो tan थीटा होगा वो कैसे लिखेंगे? b/a। कोई भी पॉइंट है मेरा a, b, a आई कैप है ना, आई कैप के अलॉन्ग ये गया और y के अलॉन्ग b गया, तो ये थीटा है। tan थीटा क्या होगा? b/a, वही लिख रहा हूं मैं।
और थीटा क्या होगा tan इनवर्स b बाई ए। ये b क्या है, j वाला कंपोनेंट, j वाला कंपोनेंट बेसिकली मेरा b है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेना, सिर्फ माइनस वाला मत ले लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स j वाला कंपोनेंट जो -3 है, सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाएंगे उसका, तो 3 और x वाला 2, तो tan इनवर्स 3/2। ठीक है, और ये जो एंगल निकलेगा tan इनवर्स 3/2, ये कैसा निकलेगा, ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये वाला, सिंपल। तो इस टाइप से हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं। इसका और डिटेल में विल डिस्कस एंड स्टडी रेजोल्यूशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, हरे कृष्ण।